न्यूज़पेपर के एक मैगजीन के एडिटर थे, और जो भी वो मैगजीन पढ़ता था उस मैगजीन में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी उसमें संस्कृत भी यूज़ होती थी, उसमें उस लैंग्वेज उसमें टर्की लैंग्वेज भी यूज़ होती थी, फारसी लैंग्वेज भी वो यूज़ करते थे, और लगता नहीं था कि कोई 15 साल के उम्र का बच्चा वो एडिटोरियल लिख सकता है। और बहुत दूर से लोग आते थे मिलने के लिए। ऐसे इंसिडेंट, ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जब इनको मिलने आते थे तो इनको बोला जाता था कि हमने आपके फादर्स को मिलना है जो उस मैगजीन के एडिटर हैं। तो जब ये बताते थे कि उस मैगजीन का एडिटर मैं ही हूँ, तो लोगों को हैरान होता था कि 15 साल की उम्र में इतना ज़बरदस्त राइटअप वो कर रहे हैं। तो वो एक कमिटमेंट थी, एक जज्बा था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारत की एक ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, 35 ईयर की एज में, 35 साल की उम्र में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और वो दौर था 1923 का, जब फर्स्ट जो नेशनल लेवल की मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो महात्मा गांधी जी ने लॉन्च की, वो मूवमेंट खत्म हुई थी। और उसके बाद 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक डायरेक्शन, एक दिशा देने की जरूरत थी, और वो जो काम था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, और दो इनकी मैगजीन्स हैं। जब भी आप अबुल कलाम आज़ाद के जीवन को देखोगे तो दो मैगजीन्स का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो आई लाइक टू कोट दोज मैगजीन्स। इनका नाम आपने याद रखना है, अल हिलाल, अल ALL, हिलाल HILAL, अल हिलाल। और दूसरी मैगजीन है अल बेलाग, BALAGH। ये दो प्रोमिनेंट मैगजीन्स हैं, और इन दोनों मैगजीन्स के द्वारा इन्होंने एक संदेश दिया। वो संदेश था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, और वो संदेश था आज़ाद का। आज़ाद इनका कोई नाम नहीं था, आज़ाद वॉज बेसिकली ए पेन नेम, जो कि ब्रिटिशर को बताने के लिए था कि हमारा एक ही मकसद है, वो है देश की आज़ादी। और वो जज्बा इन्होंने अपने में धारण करके रखा था, वो निडरता इन्होंने अपने में धारण करके रखी थी, और खूब लिखा। और इन दोनों मैगजीन्स के द्वारा, चाहे बाद में इनके ऊपर सेंसरशिप लगी और ये दोनों मैगजीन्स जो थी अंग्रेजों ने बंद करवाई। और जैसे देश आज़ाद होता है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि देश को एजुकेशन में किस दिशा की तरफ लेके जाना है। मैं आप लोगों के लिए, मेरे को नहीं पता कि आप में से कितने बच्चे इस बात को जानते हैं, एक छोटा सा कोट पढ़ के सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। ये कोट जो है, लॉर्ड मैकुले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी थी। इसकी डेट 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835। लॉर्ड मैकुले इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि ब्रिटिश भारत में क्या चाहते थे और उन्होंने कहां से शुरुआत की, और हमारी जो एजुकेशन की व्यवस्था थी उन्होंने कैसे उसको तबाह किया। आपको यह भी पता होगा कि रिसेंटली वी हैव रीइनैगोरेटेड रादर रीस्टार्टेड नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे दुनिया में एक एजुकेशन का सेंटर मानी जाती थी। और अगर दुनिया में कहीं पढ़ने जाने के लिए कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था, वो नालंदा और तक्षशिला थे, जो भारत की पहचान थी, जिसको खत्म किया गया। ये लॉर्ड मैकुले ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या स्टेटमेंट दे रहा है, इसको ध्यान से सुनो। लॉर्ड मैकुले बोल रहा है, आई कोट, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बेगर। मैंने भारत की बहुत यात्रा की, लेकिन मेरे को भारत में एक भी भिखारी दिखाई नहीं दिया। हु इज ए थीफ, कोई भी चोर दिखाई नहीं दिया। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, ऐसी दौलत, ऐसे करैक्टर मैंने भारत में देखे हैं। सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री। कहता कुछ भी कर लो, हम इस देश के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो बशिंदे हैं यहाँ के, उनका करैक्टर बहुत हाई है। अनलेस, एक ही तरीका है, अनलेस ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, जब तक हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ दें। वो बैकबोन क्या है? विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, एंड देयरफॉर आई propose that
we replace her old and ancient education system. ये मैकुले की स्टेटमेंट है. मैकुले हिस्टोरियन है, बहुत जबरदस्त ब्रिटिश राइटिंग में इसका नाम है, और वो कह रहा है, कहता मैंने ट्रेवल कर लिया, यहाँ मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला जो असंतुष्ट हो. हर लोग जो मेरे को मिले वो करैक्टर वाले थे, उच्च कैलिबर वाले थे. एक ही चीज़ है, इनका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो, इनको अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दो, इनको क्लर्क बना दो, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से तोड़ दो. ये काम किया गया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, जिसका दूसरा नाम है मैकुले सिस्टम. क्यों मैकुले कहते हैं? क्योंकि इसकी बनाने वाला मैकुले ही था. और यही हमारे सिस्टम के साथ हुआ. आप ये देखो कि जितने बड़े बड़े स्कैम हमें देखने को मिल रहे हैं, जितने स्कैंडल करोड़ों में देखने को मिल रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? वो अनपढ़ अज्ञान लोग कर रहे हैं? वो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं. वो लोग कर रहे हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे हैं और देश के विकास में, समाज की सेवा में अपना योगदान डालें. इसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया, कहीं ना कहीं बदनीयत आ गई. लेकिन अगर मैं वापस इस टॉपिक पे आ जाऊं कि आज़ादी के बाद हमने जो किया और जो दिशा हमें दिखाई गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, और जो बाकी हमारे जो राजनेता उस समय के, वो दिशा यही थी. और ये पूरी कोशिश की गई कि इतने जबरदस्त इंस्टीट्यूट इस देश में स्टैब्लिश हो जाए, चाहे वो आईआईटी खड़गपुर, जो कि पहली आईआईटी है देश की, जिसे स्थापित किया गया. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को स्टैब्लिश किया गया. एआईसीटी की स्टैब्लिशमेंट की गई. कल्चरल सोसाइटीज की स्टैब्लिशमेंट की जाती है. ललित कला अकेडमी को स्टैब्लिश किया जाता है. साहित्य काउंसिल बनाई जाती है. ये सारे काम किए गए. पर्पस ये था कि देश को हमने एक दिशा देनी है और अपनी जड़ों के साथ नौजवानों को जोड़ना है. लेकिन जो अब हमें देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हमारी जो व्यवस्था है उसे एक दिशाहीन किए जाने की कोशिश की गई, और कोशिश ये की जा रही थी कि हमें अपनी जड़ों के साथ जोड़ना है. अगर हम लोग ये देख के चलते हैं कि दो कोशिशें होती हैं, एक तो होती है वोकेशनल एजुकेशन, दूसरी होती है स्किल डेवलपमेंट. वोकेशनल एजुकेशन में ये कोशिश की जाती है कि आप अपना रोजगार कमा सकें, और स्किल एजुकेशन में एक कोशिश की जाती है कि आपकी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाया जाए, आपकी कॉम्पिटेंसीज इन्हांस हो जाए. आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सारी कोशिशें की गई. और अगर हम लोग एनईपी को देखते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं, उसमें भी इसी स्पिरिट को लेके आगे चला गया. अगर हम लोग ये देखें कि राइट टू एजुकेशन की बात होती है, उसके बारे में एक बहुत जबरदस्त केस है. मैं सिर्फ उसको लेके आगे वाइंड अप कर दूंगा, आगे नहीं चलूंगा. राइट टू एजुकेशन जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है, उसमें राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट नहीं होता. 1993 में एक केस आता है, बहुत जबरदस्त केस है. उसका नाम है आंध्र प्रदेश वर्सेस उन्नी कृष्णन केस. उस केस में भारत की सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देती है कि जो राइट टू लाइफ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में, जिसे कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता. सारे राइट सस्पेंड हो जाते हैं, राइट टू लाइफ सस्पेंड नहीं होता. राइट टू लाइफ में ही राइट टू एजुकेशन इम्प्लिसिट है. वर्ड यूज किया जाता है इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट मीन्स उसके बीच में ही है वो. तो राइट टू लाइफ में ही राइट टू एजुकेशन इम्प्लिसिट है. बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट की जाती है 2002 में, और राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन बना दिया जाता है, जिसमें 6 to 14 ईयर के एज के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई. ये सारे प्रावधान हुए हैं. और अगर हम लेटेस्ट इस कड़ी में आगे चल के देखें तो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखने को मिलती है. अगर हम उसकी बात करते हैं कि उस पॉलिसी में क्या किया गया है, तो उसमें फोकस जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो फोकस है, फोकस वो ही रखा गया है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो इस देश को बनाने वाले चाहते थे. ये कहा गया है कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें काबिलियत है, लेकिन हर एक बच्चे को एक ही सांचे में नहीं ढांचा जा सकता. हर एक बच्चे को उसकी कैलिबर के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. अगर कोई बच्चा अपनी पसंद के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है और साथ में फिजिक्स पढ़ना चाहता है, तो ये अलाउड होना चाहिए. आप दीवारें संबंधों के बीच में खड़ी कर रहे हो, आप दीवारें सब्जेक्ट्स के बीच में खड़ी कर रहे हो, इनको खत्म कर दो. तो ये कोशिश की गई.
फ्लेक्सिबिलिटी की गई है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की ऑप्शन दी गई है कि आप 1 साल पढ़ाई पूरी करो, अगर 1 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ते हो तो यू वोंट गेट एनी डिग्री, तो ये खत्म किया गया। कोशिश की गई कि 1 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर आप दोबारा कभी भी जब आप अपना काम करो, जब आपको लगे कि हाँ मैंने दोबारा रीज्वाइन करना है, यू कैन अगेन कम बैक। सेकेंड ईयर में आप आके ज्वाइन कर सकते हो, यू विल गेट अगेन डिग्री, एक डिप्लोमा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री, और फोर्थ ईयर में यू विल गेट रिसर्च डिग्री, दैट इज द ऑनर्स डिग्री। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की गई, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की ऑप्शंस बनाई गई हैं। आने वाले टाइम में यू विल सी इट्स इम्पैक्ट। एबीसी आप देख रहे हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जैसे बैंक में आप लोग अपने पैसे जमा करवाते हो, उसी तरह जिस लेवल के ऊपर आप जो भी पढ़ाई कंप्लीट करते हो उसके क्रेडिट आपके अकाउंट में जमा होंगे। आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, साथ में साथ आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो, उसके क्रेडिट आपके एबीसी अकाउंट में जमा हो रहे हैं। तो यू कैन परस्यू 2 डिग्रीज एट द सेम टाइम। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी करने की कोशिश एनईपी के द्वारा की गई है। हायर एजुकेशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। और सच्ची बताऊं तो आज हम लोग अगर आईआईसी की कल्पना कर रहे हैं, आईआईसी के मंच से ये सारी बातें कर रहे हैं, तो ये सारा एक कह लो कि संकल्प है उस एनईपी को व्यवहारिक रूप देने का। तो कोशिश करने की जरूरत है, जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए करके गए हैं उस चीज़ों को धारण करने की जरूरत है। और एक चीज़ मैं इस मंच के द्वारा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू परस्यू इन योर लाइफ इज ओनली वन थिंग, दैट इज योर कमिटमेंट। और अपनी कमिटमेंट के साथ एक काम जरूर करो, वो काम अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहे तो आज से वो काम शुरू कर दो। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज योर सेल्फ इवैल्यूएशन। अपने आप से बात किया करो और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करो। जो आपके बेस्ट पॉइंट हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे में पॉजिटिव है, उसको और ज़्यादा शार्प करो। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो। कुछ देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। जितनी बातें अपने आप से करोगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। ये अपने मन से निकाल दो कि कोई भी चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। कमिटमेंट करने की ज़रूरत है और उस कमिटमेंट से आप उन सब चीज़ों को हासिल कर सकते हो। ब्रिटिशर्स को देश से बाहर करना, 200 साल तक उन्होंने देश पे राज किया था और आज तक उनका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। वो आसान काम नहीं था। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हम लोग याद करते हैं ना, तो उनकी किताबें भी पढ़नी चाहिए कि उन्होंने भारत के बारे में क्या सपना देखा था। वो सपना साकार करने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है, नौजवानों की है। देश की 65%, 65% जो आबादी है वो 35 ईयर एज की है। किसी भी दुनिया के देश के पास इतनी नौजवानों की फौज नहीं है जो हम लोगों के पास है। तो आप लोग बड़े सपने देखो, उन सपनों को जिंदा रखो ताकि वो आपको सोने ना दे, और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। रास्ते आपको जरूर मिलेंगे। ये चीज़ आप मान के चलो कि रास्तों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैंने पहुंचना कहाँ है। और वो तभी पता लगेगा अगर अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि हमने कहाँ पहुंचना है। अगर अपना इवैल्यूएशन शुरू करोगे, अपने आप से बातचीत करो, ज़्यादातर अपने मोबाइल्स को दूर रखो। मोबाइल्स में खोने की ज़रूरत नहीं है। जितनी अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, यू विल लर्न मैनी थिंग्स, राइट? With these words, I conclude my talks and I bless